एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टारगेट आईसीएमआर ब्रेड एग्जाम। आप इस एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस हमने एक वीडियो डाला था आईसीएमआर एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट थे उनको यहाँ पे आज हम क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस एग्जाम को लेकर के, उनके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि आईसीएमआर का एग्जाम कब होगा, क्या आईसीएमआर का एग्जाम इस साल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज नहीं हुआ है। और आईसीएमआर एग्जाम के लिए क्या सिर्फ एनसीईआरटी काफी है, ओनली एनसीईआरटी को पढ़ करके क्या ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। इन्हीं सभी जो क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपके जो जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनकी जो नोटिफिकेशंस है वो इजीली आप लोगों तक पहुंच जाएं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको डेली अपडेट्स जितने जितने भी रहते हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। और वहां पर क्विज, डेली क्विज होता है ग्रुप में। ठीक है, आईसीएमआर के लिए, आप उसको भी वहां पर दे सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीएमआर का जो एग्जाम है, ठीक है, वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। स्टूडेंट्स देखिए, हर साल जो है आईसीएमआर का एग्जाम होता है। ठीक है, जब से एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ है, एवरी ईयर ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, इस साल ये जो एग्जाम जो है काफी डिले हो चुका है। ठीक है, बट जो प्रीवियस ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो सितंबर तक जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता था। ठीक है, बट अभी जो है अगस्त का जो आई मीन मंथ का एंड यहाँ पे चल रहा है, बट अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ये एग्जाम जो है, ठीक है, एक्सीड हो जाए, यानी कि सितंबर में कंडक्ट ना हो करके अक्टूबर या नवंबर तक जो है ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, कई बार इस एग्जाम की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाती है, एग्जाम भी कंडक्ट हो जाता है, बट रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। ठीक है, कई बार 2 महीने 2.5 महीने का यहाँ पर टाइम लेते हैं ये रिजल्ट के लिए। कोई टेक्निकल इशू हो जाता है या कुछ भी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उससे मतलब ये एग्जाम जो है वो थोड़ा डिले वो हर बार वो होता ही है। ऑलराइट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये एवरी ईयर एग्जाम कंडक्ट होता है, इस साल भी ये एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, नोटिफिकेशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी से नोटिफिकेशन भी आ जाए, मे बी दिस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट वीक है तब तक हम नोटिफिकेशन आने की एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लोगों का क्वेश्चन था कि आईसीएमआर का जो एग्जाम है उसको टारगेट करने के लिए क्या सिर्फ एनसीईआरटी काफी है। आपने कहा कि एनसीईआरटी आप फॉलो करिए। यस, आई हैव टोल्ड अबाउट एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाली है जो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल नए हैं। ठीक है, आई मीन जिन्होंने किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, या फिर मास्टर्स वो कर रहे हैं, या फिर उन्होंने सीएसआर नेट का एग्जाम टारगेट वो नहीं कर रहे हैं या नहीं करा है, कोई और एग्जाम की उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। उनके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी जो है आप लोगों की जो सेक्शन बी है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इजी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट जो वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस स्टेटमेंट यहाँ पर, ठीक है, आती है। एनसीईआरटी आपके पार्ट बी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, ऑलराइट, जो मतलब इस एग्जाम से फेमिलियर नहीं है, या फिर सीएसए नेट का जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, उन्हें नहीं पता है, ठीक है, कितना कौन सी यूनिट्स आती हैं, कितना उनको पढ़ना है, आई मीन अगर वो अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो न्यू कैंडिडेट्स है यहाँ के लिए। और जो भी आईसीएमआर ब्रेड को टारगेट करना चाहते हो और कोई भी एग्जाम की उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, उनको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इससे अगर प्रीवियस जो भी एग्जाम होते थे, ठीक है, 2023 से पहले, तो वहां पर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते थे। अगर वहां पर अगर आप लोगों के सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है,
जो बी सेक्शन जो लाइफ साइंसेज की होती थी, ठीक है, तो आपका एग्जाम इजीली निकल जाता था। बट अभी जो है आपको पता है कि 2024 से एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी आपकी पार्ट बी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई डीप बहुत ज्यादा डीप लेवल के क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछ जाते हैं। बट जो आपकी सेक्शन सी है, ठीक है, जिसमें मान लो आपको बायोकेमिस्ट्री है, बायोस्टैटिक्स है, या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज है, तो इसके लिए आपको थोड़ा डीप नॉलेज यहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी टारगेट कर रहे हो, सो बायोकेमिस्ट्री के साथ में जो डिजीज जो इन्होंने लिंक करा है, ठीक है, जितने भी डिजीज, क्योंकि जो आईसीएमआर के एग्जाम है वो बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये एग्जाम है, ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च इसमें होती है। सो जितने भी डिजीज से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पर पूछी जाती है, और आप लोगों के लिए जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है, उनमें डिजीज, म्यूटेशंस, ठीक है, जितने भी जीन्स में जो जेनेटिक जो भी डिजीज कॉज होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली, वो सारे यहाँ पर कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोकेमिस्ट्री भी अगर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी, अगर आपने सीएसआर नेट के लिए जो है प्रिपेयर करी है, आपकी बायोकेमिस्ट्री आपने उसमें पढ़ी है, ठीक है, तो जो है आप आपके जो पार्ट सी है वो आपके लिए इजी है। बट अगर आप ये देखो कि आप सिर्फ एनसीईआरटी से बायोकेमिस्ट्री पढ़ के जाओगे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पार्ट सी के लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज यहाँ पे चाहिए। अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन आपने करी है, ठीक है, किसी कारण आपको क्लियर नहीं कर पाए हो, तो आपके पास अभी भी नोट्स पड़े होंगे, ठीक है, आप उन नोट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले से ही सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करी है, सो उनके लिए एग्जाम काफी ज्यादा इजी रहने वाला है। जो नए कैंडिडेट्स हैं जो फेमिलियर नहीं है इस एग्जाम से, या फिर जो सिलेबस है उसे सीएसआईआर नेट के सिलेबस से अगर जो फेमिलियर नहीं है, ठीक है, उसके लिए लिटिल बिट टफ रहने वाला है। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर बायोलॉजिकल साइंसेज की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो आपकी इम्यूनोलॉजी है, ठीक है, इम्यूनोलॉजी से आपसे डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन है, आपको कितना पढ़ना है, कितने टॉपिक्स हैं आपको, ठीक है, कैसे कवर करने हैं। सो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम सबसे पहले बात करते हैं आईसीएमआर ब्रेड के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ऑलराइट, सो आप सभी को पता है जो आईसीएमआर ब्रेड का जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, राइट। सो सेक्शन ए, बी एंड सी। तो सेक्शन ए जो है इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है। अब हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं, 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एंड 150 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है, और टाइमिंग इसमें सिर्फ 2 आवर्स की होती है, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास लेस देन 1 मिनट यहाँ पे है, ओके। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, पीडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 50% जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 150 का 50% आपके पास हो गया, 75 मार्क्स आपको मिनिमम यहाँ पे लाने पड़ेंगे। और एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 68 मार्क्स जो है आपके लिए कंपल्सरी है, ठीक है। अब सेक्शन बी की हम बात करते हैं। सेक्शन बी जो एक क्रॉस डिसिप्लिनरी एरिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हैं, यह बिल्कुल सेम है जैसे कि आपके सीएसआर नेट में आते हैं। सो अगर आप लोग सीएसआर नेट की आपने प्रिपरेशन करी है, सो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी ये रहने वाला है। सो वहां पर भी देखो सेक्शन बी के लिए भी आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। आपको जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं सीएसआर नेट में, ठीक है, या डीबीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको करिए, ठीक है। अपना आप पहले सिलेबस देखिए, ठीक है, और फिर क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको समझ आएंगे कि आपको किस लेवल तक की स्टडी करनी है। अब पार्ट सी जो है, ठीक है, यहाँ पर 11 चॉइसेस आपके पास होती है, और आपको सिर्फ एक ही यूनिट यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है। अब जो भी आप चूज करोगे उसका अलग सिलेबस जो है वो दिया गया है। सिलेबस जो है, ठीक है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ हमने पूरे जो ए बी सी पार्ट जो है, ठीक है, वो सारे डिस्कस करे हैं, उनकी जो वीडियोस है वो भी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। वहां पर क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो, आपको समझ जाओगे कि आपको किस लेवल तक की स्टडी यहाँ पर करनी है। ऑलराइट,
नेक्स्ट हम बात कर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है, पार्ट ए के सिलेबस में क्या रहता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पूछा जाता है, उसमें आपके इवेलुएट करने को होता है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन स्किल्स अक्रॉस डाइवर्स फील्ड, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके कैसे भी हो सकते हैं, लाइक आपके मैथमेटिक हो सकता है, या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, या फिर उसमें जो एंटोनिम या सिनोनिम जो भी वर्ड किसी उस कॉम्प्रिहेंशन में दिया है उसका एंटोनिम या सिनोनिम वहां से पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। और जो कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, इसमें जो एक क्वेश्चन होता है उसमें टोटल एक कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल यहाँ पे 2 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन इसके होते हैं, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन इसके होते हैं, यानी कि 10 मार्क्स का आपका, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। और एक नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रीजनिंग रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहले आपको असस डिडक्ट रीजनिंग, यानी कि जो भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है उसके क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट या फिर उसकी इम्प्लीकेशंस होते हैं, इम्प्लीकेशन पूछी जाती है, या फिर स्टेटमेंट एंड कर्स ऑफ एक्शन, कर्स ऑफ एक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन तो इसमें आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में जो भी आपके, ठीक है, जो टेबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, टेबल दे दिया फिर उसका जो डाटा इंटरप्रिटेशन वो पूछा जाता है, या फिर पाई चार्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और पाई चार्ट आते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो ग्राफ हो गया आपका, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। तो 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको पूछे जाते हैं। एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, ये भी यहाँ से पूछी जाती है आपको, जिसमें कि आपको जैसे फोल्डिंग या अनफोल्डिंग ऑफ शीट्स, ठीक है, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको। सेकंड जो भी आपकी मिरर इमेज होती है, ठीक है, मिरर इमेज, या फिर आपकी जो वाटर इमेज होती है, ठीक है, ये सब टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम एनालिटिक एबिलिटी के बारे में बात करें, तो एनालाइज इंफॉर्मेशन या सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली इंटरप्रेट डाटा, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें जो है काफी सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, जैसे कि आपके जो ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर जो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पे पूछा जाता है। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, परसेंट प्रॉफिट, या फिर जो लॉस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपकी जो जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, और आपकी जो काउंटिंग फिगर्स होती हैं, ठीक है, काउंटिंग फिगर्स होती हैं वो यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और जो भी आपके जो क्यूब्स के क्यूब काउंट करने को होते हैं, या ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो है आपके लॉजिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्राफ वाले, इसमें जो मिसिंग जो सीरीज होती है, मिसिंग जो नंबर सीरीज होगी, नंबर सीरीज, या जो अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न इन मैट्रिक्स, ठीक है, जो पैटर्न होता है इन मैट्रिक्स, यानी कि कोई इस तरह से मैट्रिक्स दे दिया आपको, ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर है 11, ठीक है, 2, 3, यहाँ पे आपको दे दिया 12, 1, अब पूछा गया यहाँ यहाँ पर कौन सा नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। और आपके जो कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एंड जो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर हम कंपैरेटिव क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके जो फिगर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो फिगर मैट्रिक्स है, या फिर जो पजल्स हैं, ठीक है, पजल्स हैं, या फिर जो आपके जो काउंटिंग ट्रायंगल्स, ठीक है, स्क्वायर्स, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ
एक्स जो होती है पूछी जाती है, या फिर कोई ए बी सी डी आपको कोई इक्वेशन यहाँ दे देते हैं, फिर उससे कोई वैल्यू निकालने को दे देंगे, ठीक है, या फिर जो बॉड मास होता है उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन सब टॉपिक से आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखे चलिए तो 5 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो हर एक टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, हर एक एरिया से यहाँ पर आते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं। आपने सीएसआर नेट के लिए भी काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ी सी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा डीप लेवल के नहीं आते हैं। जो मतलब जो आपके पार्ट ए में क्वेश्चन आएंगे, तो जल्द अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप फटाफट ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपको जो है, ठीक है, पार्ट ए में देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो डाटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा है जो आइसक्रीम मार्केट है 1996 से 2001 के बीच में वो कितनी एनुअल एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ पे पूछा, तो ये आप यहाँ निकाल सकते हो। या पाई चार्ट से पूछा है, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट बी दिया है, फिर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं, यहाँ पे बताया गया कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम रिस्पेक्ट टू दोज अपियर, ठीक है, जो भी अपियर हुए थे, जो पास हुए उनके परसेंटेज बताओ, तो डिग्री से आप निकाल सकते हो ये, ठीक है। तो ये भी काफी इजी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर काफी जल्दी ही जो है, ठीक है, पार्ट ए के लिए प्रैक्टिस सेशन आने वाला है। या फिर अगर आप पार्ट ए के लिए प्रैक्टिस करना भी चाहते हो, तो जो प्रीवियस ईयर 2024 का जो आईसीएमआर का एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने जो है वो काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, काफी सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करवाए थे, उसके जो वीडियोस हैं, ठीक है, आईसीएमआर 2024 पार्ट ए की जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये भी काफी ज्यादा मतलब जल्दी क्वेश्चन ये हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको कर पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है वो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, या फिर ठीक है फ्रेंड्स है, इसको अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, तो अंकल है उसको किस तरह से इस तरह से लिखेंगे, तो फिर लीडर को हम क्या लिखेंगे, तो ये जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये भी जो है वो आपको आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आईसीएमआर के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ऑलराइट, अब देखिए आईसीएमआर के एग्जाम के लिए आपको मतलब पार्ट ए के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो पहले आपको मैक्सिमम टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर करने चाहिए, ठीक है, हर एक टॉपिक को आप, ठीक है, टाइम दीजिए। अगर एक दिन में 2 से 3 टॉपिक भी आप पढ़ते हो, ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो काफी ज्यादा जो है, ठीक है, वो पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कर जाते हो, ठीक है। तो एक दिन में अगर 2 से 3 टॉपिक भी आप करते हो, ठीक है, तो वो बहुत है। ऑलराइट, तो प्रिपेयर आपको जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ऐसे मार के लिए वो उनकी भी वीडियो जो है वो हमने सॉल्व करवाए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियो से आप उनकी जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हो। आपको पीवाईक्यूज हैं वो सीएसआर नेट के जो भी 20 क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। जो डीबीटी जेआरएफ में जो पार्ट के क्वेश्चन होता है उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। आईसीएमआर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, गेट के हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब ये पार्ट बी के लिए यहाँ पर सिलेबस है। अब पार्ट बी के लिए आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पार्ट बी में आपको जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड बायोटेक जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो टेक्निक्स है, और ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो सीएसआईआर नेट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, सो वो इन सारी यूनिट से डेफिनेटली फैमिलियर तो होंगे, ठीक है। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी है और यहाँ कुछ फंगल डिजीज है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से फंगल डिजीज है, ठीक है, या बैक्टीरियल डिजीज है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, वो आपको, ठीक है। टेबल आपको काफी सारे इंटरनेट पे आपको जो है इसके रिगार्डिंग टेबल्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ वहां से उनको टेबल को, ठीक है, पढ़ सकते हो। बायो सेफ्टी और बायो एथिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप जो है वो ठीक है, बायो एथिक्स के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली जो प्रिंसिपल है इसकी, ठीक है, वो करने हैं। 3 to 4 प्रिंसिपल है वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। वो तो आपको कंटेंट जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कोई पीपीटी या कोई पीडीएफ अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, वो वहां से आपको मिल जाएगा।
ठीक है, अगर आप इनको स्किप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 से 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो और आप पूरा जो पार्ट बी है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप 50 के 50 भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको छोड़ना भी चाहो तो आप मतलब अगर कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको ठीक है छोड़ भी सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप 35 क्वेश्चंस भी करते हो और एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करते हो तो बहुत होते हैं आपके लिए। ऑलराइट, सो ये जो है ठीक है, अगर आप न्यू है इस एग्जाम के लिए या आपने सीसर नेट की अब तक प्रिपरेशन नहीं करी है इन यूनिट्स के लिए, अगर आप न्यू है तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी जरूर से फॉलो करिए। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर से फॉलो करिए, और इसके लिए भी आपको ठीक है जो पार्ट बी है, सीएसआर नेट का पार्ट भी है, या फिर जो आपके जो डीबीटी आईसीएमआर ठीक है, या फिर गेट की जो पीवाईक्यू, उनको यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। अब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है, ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं कि ये कोई ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि इसके बारे में बात करती हूँ मैं, तो ये जो है ये लेवल है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो थे वो आए हुए थे। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है ठीक है आईसीएमआर के एग्जाम में, कि ये बताओ कि जो फर्स्ट पर्सन होता है जो आइडेंटिफाई होता है फ्रॉम सफरिंग दी जेनेटिक डिजीज को क्या कहते हैं। अब बताइए कितना डीप क्वेश्चन है, कि ज्यादा बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ना, जो जेनेटिक्स का है उसका बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पार्ट बी में आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारी चीजें ठीक है, आपकी बेसिक्स क्लियर है, तो डेफिनेटली आप जो भी आपका सीएसआईआर नेट का सिलेबस आपने कवर कर रखा है आप उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो ये चाहते हैं कि शॉर्टकट ठीक है कोई हो प्रिपरेशन का, तो ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप पीवाईक्यू से तैयारी करना चाहते हो तो देखो आप पीवाईक्यू से कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या अगर आप ये पढ़ लोगे कि हाँ पेडिग्री है ठीक है, उसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सफर होता है फ्रॉम जेनेटिक डिजीज, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोबैंड कहते हैं, बस ये तो मैंने क्वेश्चन लर्न कर लिया अब तो मुझे आ जाएगा। नहीं, आप उस कॉन्सेप्ट को देखो ना, आप जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, अब यहाँ पे पेडिग्री से क्वेश्चन आया है, अब क्वेश्चन यहाँ से पेडिग्री से आया, इनके ऑप्शन देखो, अब इनको सर्च करो कि ये क्या होता है वो क्या होता है, उसके बाद इस टॉपिक को देखो कि ये पेडिग्री में ये सब क्या होता है। अगर आप इस टॉपिक को अगर कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करोगे तो ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है, ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आप उनको कर लोगे। एक तरीका तो ये है प्रिपरेशन करने का, ठीक है, आप पीवाईक्यूज देखो, उनके कॉन्सेप्ट देखो, उनके कॉन्सेप्ट के आसपास की चीजें देखो कि इस बार ये आया हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये आ सकता है, तो आप उस तरह से प्रिपरेशन करो। या फिर आप पहले जो है टॉपिक्स जो है उनको कवर करो, ठीक है, और साथ साथ में पीवाईक्यू वो उनको प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से ठीक है आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इज इंटीग्रल टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है ठीक है जो कि डिस्टर्ब करता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। ठीक है, मतलब जो डिस्टर्ब नहीं करता, एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा है, ऐसा कौन सा जो डिस्टर्ब नहीं करता है, बाकी तो सारे करते हैं, तो कौन सा है? जो रैंडम मीटिंग है। अब आप सिर्फ ये पढ़ लोगे ठीक है, तो इससे तो कुछ नहीं होगा, आपको हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, अच्छा रैंडम मीटिंग क्या होती है, इसमें अगर म्यूटेशन होगी तो हो गया ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन होगी या फिर लार्ज पॉपुलेशन, आप उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे ठीक है, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। और ये भी देखिए काफी सारा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप लेवल का तो नहीं है। ठीक है, अब सीएसआईआर नेट के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि ये बताओ कि कौन सा नहीं होता है, कौन सा डिस्टर्ब नहीं करता है, उसमें थोड़ा सा डीप पूछा जाता है ना, तो ये मेरे कहने का ये मतलब है कि बेसिक्स यानी कि अगर आप अपने जो भी आप अपने नोट्स है उनको भी फॉलो करो तो बहुत ज्यादा डीप लेवल जाने की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हार्मोन्स की प्लांट हार्मोन्स की हम बात करते हैं, तो अगर हम प्लांट हार्मोन्स की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, अच्छा ये हार्मोन है ठीक है, इसमें ये चीजें हैं, ऐसे इसकी बायोसिंथेसिस हुई है तो इसकी सिग्नलिंग क्या होती है, उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है। तो इस एग्जाम के लिए आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक्स पढ़ोगे कि अच्छा ये हार्मोन्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये टारगेट करते हैं, बस इनफ। ठीक है, इसके लिए आपको सिग्नलिंग या इसकी बायोसिंथेसिस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो एलेलिक एक्सक्लूजन से ये क्वेश्चन पूछा गया, अब ये तो आपका जो है इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, अब इम्यूनोलॉजी तो आपको डीप में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि इम्यूनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज को टारगेट कर रहे हो।
ठीक है, इसको आप अच्छे से टारगेट करोगे। जो भी आपने सीएसआर नेट के लिए इम्यूनोलॉजी फॉलो करी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है, वो आपको करनी होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे सिंपल ये पूछा है कि क्लीविंग कौन करता है। आपको पता है कि क्लीविंग कौन करता है? डाइसर करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये भी इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता कि जो एनाफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन आया है। एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे बेसिक बोला है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो कैसे होती है, एक्सोक्राइन की कैसी होती है, और तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा बहुत डीप नहीं पूछा है एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन क्राइन ग्लैंड को लेकर के। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट यहाँ पे देखो और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो आप लोग। ठीक है, जो रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है। ये सारे 2024 के क्वेश्चन है जो भी आपके जो आईसीएमआर के एग्जाम में उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो C3 साइकिल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, C3 साइकिल के बारे में पूछा गया, तो बताओ भाई कौन सी साइकिल होती है, क्या कहते हैं उसको? उसको केल्विन साइकिल कहते हैं। और आपको जनरल ये पता होना चाहिए, प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको बहुत ज्यादा जनरल यहाँ पे पूछा गया, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगर आप प्लांट फिजियो भी ये जो ठीक है प्लांट फिजियो वाली यूनिट भी है, ठीक है, इसको अगर आप क्या करते हो कि एनसीईआरटी से करते हो तो इनफ है। ठीक है, जो फेमिलियर नहीं और जिन्होंने करी है, ठीक है, वो अपने नोट्स पढ़ो। ठीक है, ऑलराइट, अब यहाँ पे एमएससी से पूछा गया है, एमएससी से यहाँ पर, ठीक है, चेन पेप्टाइड के बारे में बताया, सो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एनाफेज के बारे में पूछा गया है, म्यूसिस माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये भी जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पीसीआर, अब पीसीआर का यहाँ पर पूछा गया तो भी जनरल पूछा गया है कि ये बताओ कि सेपरेट क्या करता है, सेपरेट कौन सा करता है? मेल्टिंग करता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, अब ये आप क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, एनसीईआरटी आप उठाओगे, एनसीईआरटी अगर आप जो बायोटेक्नोलॉजी वाली है, ठीक है, +1 11 12 में जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एनसीईआरटी आप उनको उठाओगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है ये टॉपिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। आप वहां पर देखोगे तो बहुत सारा सिलेबस आपको सिमिलर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज वहां पे मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए जिनके भी ठीक है बेसिक्स क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। पार्ट बी के लिए आप क्या अप्रोच रखोगे? पार्ट बी के लिए सबसे पहले आप एनालाइज करो क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन पेपर निकालो। फिर क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर निकालो, उसके जो क्वेश्चन है उनको पढ़ो, उनका लेवल देखो। ऑलराइट, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना डीप जाना है या कितना वाइड जाना है, कितना पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम टॉपिक्स आप कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, हर एक यूनिट से मैं हर एक जो भी आपके सेक्शंस है, ठीक है, यूनिट्स है उसमें उसमें हर मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, और क्लियर करो सबसे पहले अपने, अगर जिनके बेसिस क्लियर नहीं है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जिनको भी जिन्होंने कभी भी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन नहीं करी है या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, मास्टर्स में है और आईसीएमआर को टारगेट कर रहे हैं, या फिर और भी जो बहुत सारी स्ट्रीम्स है जैसे कि जो आपकी एमबीबीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस सिलेबस से फेमिलियर नहीं है, ठीक है, मैं उनकी बात करूँ यहाँ पर, तो वो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी जो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स है, ठीक है, 11 और 12 की, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है, ठीक है, ये बुक्स आप वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से आप देख लो। ठीक है, वहां से पढ़ लो आप। ऑलराइट, नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अपियर हुए हैं सीएसआर नेट के एग्जाम के लिए, वो अपने नोट्स फॉलो करो, उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपने नोट्स पढ़ो। ठीक है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, हर एक टॉपिक के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि इसमें ये होता है उसमें वो होता है। बायोकेमिस्ट्री जो फॉलो कर रहा है तो बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, जो डीप यानी कि जो भी आपने सीएसआर नेट के लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और साथ में जो डिजीज वाली अप्रोचेज है वो वहां पर आपको लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी, कैंसर वाली चीजें, कैंसर कैसे होता है, कैंसर रिलेटेड चीजें, या फिर जो जेनेटिक जो म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, डिजीज, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन हैं, ठीक है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस करनी है। ठीक है, आप इसके लिए सिंपली पार्ट बी के क्वेश्चन है सीएसआर नेट के, उनको उनको प्रैक्टिस करो, डीबीटी के, आईसीएमआर के, गेट के। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उनके जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको बेसिकली आपको यहाँ पर क्लियर करना है। और राइट, यहाँ पर रिवीजन करना है आपको। ठीक है, एट द लास्ट एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं।
ऑलराइट, आई होप आपको जो है अभी जो भी आपको बताया जा रहा है आपके लिए काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए, यानी कि पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। अब इसको कैसे टारगेट करना है, अब मैंने क्या कहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डेव बायो है, तो डेवलपमेंट बायो, ये भी आपने पार्ट बी में पढ़ ली है, ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ ली और फिजियोलॉजी पढ़ ली। अब ये भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको कि पार्ट सी में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, अब ये आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर करनी है। जो भी अप्लाइड इम्यूनोलॉजी है, ठीक है, इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इम्यून रिस्पॉन्सेस, ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने कर लिया है, ठीक है। इसकी जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है, आप लोग देखिए, ठीक है। और जिनकी भी इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यूनोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, डीप में पढ़नी पड़ेगी। और इनेट जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, कंपोनेंट्स ऑफ इनेट सिस्टम है, बैरियर सेल, सॉल्युबल मीडिएटर्स, रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन पैटर्न, ठीक है, जो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम वो कैसे होता है, इंफॉर्मेशन, फैगोसाइटोसिस प्रिंसिपल एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, एंटीजन रिकॉग्निशन, लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, ह्यूमोरल एंड सेल इम्यून रिस्पॉन्सेस, आपको ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ने पड़ेंगे। जो प्रिंसिपल्स है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, इम्यूनो डायग्नोस्टिक पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जो भी जो इम्यूनोथेरेपीज, वैक्सीन है, ये टॉपिक्स ये आपको सारा ही कवर करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भी सिलेबस नहीं है, ठीक है। अगर आप करोगे 2 से 3 टॉपिक्स भी आप करने बैठोगे तो वो हो जाएंगे। और यहाँ पे एथिकल्स हैं, अब या हर एक टॉपिक का आपको, ठीक है, अगर आप, ठीक है, कोई भी आप सीएसआर नेट के लिए बुक फॉलो कर रहे हो, वहां पर आपको सारे के सारे ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे पाथ फाइंडर की बुक है, या फिर आप किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, तो मतलब जो भी आपके नोट्स है आप उनको फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी। सो भाई कैंसर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, तो कैंसर बायोलॉजी वो आपने पढ़ी होगी। जो भी आप सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग आप पढ़ते हो, वहां पे आप कैंसर जेनेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है। ये आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। ह्यूमन डिजीज बायोलॉजी, जो भी डिजीजेस रहते हैं जैसे पार्किंसन है, अल्जाइमर है, ठीक है, डायबिटीज है, ये इन सारे जो टॉपिक है यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस डिजीज पे करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ह्यूमन क्लिनिकल जेनेटिक्स हो गया, रीजनरेटिव मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, एजिंग टेक्निक्स, ये आपको कवर करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट बॉटनी है, ठीक है, यहाँ से तो ज्यादा डीप से नहीं आते हैं, देखो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन है, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हो सकता है इस बार जो प्लांट हॉर्मोन्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ से आपको, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बायोसिंथेसिस है, आप इसका बेसिक बायोसिंथेसिस पढ़ सकते हो, हॉर्मोन्स की स्टोरेज या फिर ब्रेक डाउन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल क्या इफेक्ट होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। बेसिक बेसिक आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, ये सारे तो आप, ठीक है, जो सीएसआर नेट का एग्जाम प्रिपेयर करते हो तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। जो बॉटनी है, ठीक है, कॉनिबल बॉटनी है, एपिस्टेस, फिजियोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, वो आप, ठीक है, इनको रिवाइज करो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, अब तो पार्ट सी है, इसके क्वेश्चन आप देखो। अब ये जो है ये बीडीजे रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा है, ये इम्यूनोलॉजी से। अब आपको अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको पता होना चाहिए कि बीडीजे रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, उसके लिए आपको इम्यूनोलॉजी से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ रुबिस्को है, या रुबिस्को के बारे में पूछा है कि रुबिस्को एक्टिवेट कब होता है, लाइट में कब होता है, ड्यू टू क्या, पीएच कहाँ पे ज्यादा कम। अब ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपसे जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी अर्थ एटमोस्फेयर, उसका जो इफेक्ट होता है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। जो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सम इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन से, ऑटोइम्यून डिजीज से, अब ये सारे टॉपिक तो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। और तो पार्ट सी के लिए आपको थोड़ा सा डीप लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। अब इम्यूनोलॉजी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बताओ इम्यूनोग्लोबिन, ये तो बेसिक्स है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है 6 पॉलीपेप्टाइड से बना, तो नहीं हुई 4 पे पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। तो हैवी चेन, 2 लाइट चेन। अब ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, अप्रोच लगानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर जो है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप CSR नेट के लिए पढ़ते हो, ठीक है, इस तरह से जीनोटाइप्स के कितने प्रोजोनिंग आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो फोटो सिस्टम 1 और 2 के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कौन सा होगा, दोनों फोटो सिस्टम किसमें होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉन साइक्लिक होता है। तो ये कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा डीप अप्रोच यहाँ पे अपनी लगानी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पार्ट सी के लिए। तो पार्ट सी के लिए पहले आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना, इसका लेवल एनालाइज करो, ठीक है, और मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करो, डीप नॉलेज के साथ कवर करो, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, अगर आप इम्यूनोलॉजी टारगेट कर रहे हो उसको करो, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो उसको करो, ठीक है, और जो भी आप चूज कर रहे हो उसको थोड़ा सा डीप लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। और एक ये, क्योंकि आपका ये अपना एरिया है, ठीक है, इसमें आपकी पकड़ और ज्यादा डीप होनी चाहिए। कोई नर्सिंग के स्टूडेंट है, अगर उनको नर्सिंग का जो सिलेबस है और उनकी पकड़ उसमें ज्यादा है, तो उनको थोड़ा सा डीप लेवल पे हमें पूछेंगे, ठीक है। या फिर कोई जो डिजीज हेल्थ, ठीक है, हेल्थ वाले जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके एरिया से तो क्वेश्चन थोड़ा डीप ही पूछेंगे। और एक जो भी क्रॉस डिसिप्लिनरी है, वहां पर वो थोड़ा सा बेसिक्स वहां पर वो देते हैं, यानी कि पार्ट बी में थोड़े से आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे, पार्ट सी में थोड़े से टफ क्वेश्चन आपको आएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डिजीज वाला एरिया है, ठीक है, वो कोई भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, उनको डिजीज वाले जो टॉपिक्स है, एरिया है, उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पीवाई की यहाँ पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पार्ट बी के CSR नेट गेट डीबीटी ASMR, ठीक है, रिवाइज करो अपने टॉपिक्स और मॉक टेस्ट लगाओ कंप्लीट पेपर के टाइमिंग सेट करके, ठीक है। तो ये जो है आपकी अप्रोच रहने वाली है। ऑलराइट, सो आई होप आप सभी के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और आपको एक गाइडेंस जो है इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए यहाँ पर मिल चुकी होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।